मित्रों नमस्कार। मित्रों, चाणक्य ज्ञान गंगा अंक 2 में मैं अनादि दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि हमारा कंसेप्ट है, सबसे पहले बिना समय गंवाए मैं कहानी पर चलता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का एक ज़िला है गोरखपुर और उसका दक्षिणी कस्बा है गोला बाज़ार। वहाँ पे एक दरोगा जी थे जिनका नाम था राजबीर सिंह। घूसखोरी में और भ्रष्टाचार में दरोगा जी का कोई सानी नहीं था। घूसखोरी और भ्रष्टाचार का उन्होंने एक ऐसा दृष्टांत स्थापित कर दिया था कि बहुत बड़े बड़े घूसखोर उनसे दीक्षा ले सकते थे। उनको ऐसी महारत हासिल थी कि वादी और प्रतिवादी दोनों से पैसा ऐंठ लेते थे और बाद में दोनों की सुलह करवा देते थे। पहले जब गांव में झगड़ा बवाल होता, कोई जाता रिपोर्ट लिखाने, रिपोर्ट लिखने के लिए उससे पैसे लेते और उसे सलाह भी देते कि भाई ये रिपोर्ट जो तू लिखवा रहा है इससे तेरा मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट लिखवाते जिससे कि मुकदमा स्ट्रांग बने और प्रतिवादी को लगे कि भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला बन गया और मुझे तो लंबी चौड़ी सज़ा होने वाली है। फिर प्रतिवादी भी जब पहुंचता, प्रतिवादी के पास या वो पहुंच जाते कि भाई तेरे लिए तो ऐसी शिकायतें आ गई हैं और अब ये अगर कोर्ट में मामला चला गया तो लंबी चौड़ी सज़ा हो जाएगी। तो वो बेचारा प्रतिवादी सोचता कि भाई ले दे के इनसे निवृत्त हो, नहीं तो ये फंसेंगे, तो उससे भी पैसे लेते, फिर दोनों को बुला के सुलह करवा देते। एक तरीका उनका ये था पैसा कमाने का। दूसरा तरीका उन्होंने निकाला था, जो भी खोमचे वाले, रेंडी वाले, पट्टी वाले, बाहर जो सब्जी बेचने वाले, सबसे वो कर लिया करते थे। हफ्ते में एक बारी दक्षिणा उनको देना जरूरी होता था, नहीं तो वो ठेला खोमचा लगाने की मनाही हो जाती थी। और उच्च अधिकारियों से और लोकल नेता लोगों से चापलूसी कर करके, खुशामद कर करके काफ़ी अच्छी रेपुटेशन उनकी पुलिस विभाग में थी। अब उनके 2 बेटे भी थे। परिवार के लिए तो उनसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। अपने दोनों बेटों के लिए तो वो ऐसे पिता थे कि बेटे की हर डिमांड पूरी करते थे और उनके बेटे जो है वो पानी के तरह से पैसा बहाते थे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सैलरी खर्च कर देते थे। सैलरी तो वो पूरी अच्छी तरीके से बचा के रखते थे, बाकी जो पैसा इधर उधर से कमाते थे उससे बच्चों के सारे शौक पूरे करते थे। तो इस वजह से जब कभी पर्व और त्यौहार आता था तो वसूली बढ़ा दिया करते थे। तो बच्चों को भी होली हो, दिवाली हो, नए कपड़े, नई चीज़ें और दिवाली के पटाखे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। उनको ऐसा लगता था कि जो उनके बच्चे हैं उनके शरीर का ही एक अंग है। बच्चों से अपार मोह था उनके। जिस तरह से वो बाकी जनता से निर्मोही थे और अन्याय करते थे, उसके विपरीत वो अपने बच्चों से अथाह प्रेम करते थे। उनको लगता था कि ये मेरे शरीर के ही अंग हैं और इनका 7 पुश्तों का मुझे जुगाड़ कर देना है। तो इसी क्रम में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे ही दरोगा राजबीर सिंह का भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। कई जगह उनका इस दौरान तबादला भी हुआ, लेकिन वो अगल बगल के ही एरिया में अपना ट्रांसफ़र करवाते थे और घूम फिर के वह गोला बाज़ार, उनका फेवरेट जो जगह था, वहाँ पे आ जाया करते थे। तो उन्होंने अपना घर मकान भी अपना वहीं पे बना लिया था। उनका प्लान था कि रिटायरमेंट के बाद यहीं पे हम रहेंगे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए उनकी शादियां भी हो गईं। बहुएं, एक से एक सुंदर बहुएं वो ले आए। बच्चों को घूस घास दे के अच्छी जगह पे सेट कर दिया था सरकारी डिपार्टमेंटों में। बच्चे भी अच्छा खासा अपना धन उपार्जन करते थे। और इसी दौरान राजबीर सिंह जी अंतोगत्वा रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के बाद तो घूस तो पूरी तरह से बंद हो गया, परंतु भोग विलास उसी तरह से चलता रहा, क्योंकि बैंक बैलेंस तो काफ़ी अच्छा खासा था और बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी का भी अपार भंडार था उनके पास।
इसी क्रम में बच्चे भी उनकी इस तरीके से देख रेख करते थे कि जैसे उन्हें एक देवता इंद्र की सेवा जैसे करते हैं, उसी तरीके से उनके बच्चे उनकी सेवा करते थे। बहुएं शाम को सब काम वाम करने के बाद, यद्यपि नौकर चाकर भी लगे हुए थे, फिर भी बहुएं जो है खुद जब तक स्वयं अपने सासू के पैर नहीं दबा लेते थे उनको चैन ही नहीं आता था। इतना सम्मान देखकर राजवीर सिंह सेवानिवृत्त दरोगा और उनकी पत्नी दोनों एकदम फूल के कुप्पा गदगद हुए जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि संसार में उनसे अधिक सुखी तो कोई है ही नहीं। समय बीतता गया। बच्चे जो दो थे समय समय पे उनसे पैसे की उगाही करते रहते। अभी पिछले महीने में ही दोनों बच्चों ने एक शहर में अच्छा प्लाट देखा था जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी, और उन्होंने पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा कि पिताजी ये बहुत अच्छा ये ज़मीन है, अगर हम इसको ले लेंगे तो 2 ही 4 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। पिताजी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बच्चे इतना अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। उन्होंने तुरंत पैसे निकाले, इंतज़ाम किया, दे दिया। दोनों बच्चों ने अपने अपने नाम से ज़मीनें, अगल बगल के प्लाट खरीद लिए। ऐसे ऐसे करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि बच्चों ने धीरे धीरे करके राजवीर सिंह जी का खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया। अब इनकम के नाम पे उनके पास वो जो मंथली पेंशन मिलती थी 20-25 हज़ार रुपये जो सरकार देती है वो ही मिलती थी। अब दोनों जने शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे तो वो तो दवाइयों में ही खर्चे हो जाते थे। अब बच्चों ने देखा कि भाई अब तो ये एसेट्स की जगह पे हमारे लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। तो पहले बहुओं ने पैर वैर दबाना बंद किया, इज्जत बंद हो गई, थोड़ी कम हुई इज्जत। फिर जो है बातचीत होना भी थोड़ा कम हो गया। फिर मामला अपमान तक आ गया। अब बहुओं को कुछ बुलाते या कुछ कहते या बेटों को कुछ कहते तो कहते अरे हमारे पास समय नहीं है, जब देखो तब ये बात करने के लिए इनके पास कौन बैठ के अपना समय बर्बाद करेगा। इस तरीके की बातें होने लगी। फिर और समय बीता, फिर बच्चों के पास समय ही ख़त्म हो गया उनके पास बैठने का। धीरे धीरे अब इन्हीं की दी हुई जो इन्हीं के दिए हुए पैसों से जो ज़मीनें खरीदी थीं, उसमें घर मकान जो बना लिए थे इन्हीं के पैसों से। एक बच्चा अब वहाँ पे जाके सेट हो गया। उसने कहा कि ऐसा है पिताजी कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब उन्हें शहर में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तो अब जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके उसके साथ उसका भाई भी चला गया। अब ये दोनों जने बेचारे अकेले हो गए, पेंशन पे जीवन निर्वाह। इतना कमाया धमाया, जो बच्चों को अपना शरीर का अंग समझते थे वो बच्चे अब उनको छोड़ के चले गए। न रिश्तेदारों से मित्रों से पहले ही विहीन थे, सबका दिल दुखाया था। पुण्य या तीर्थ इन सब चीज़ों से तो दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो ये सोचा था ना कि मेरी जो जमा पूंजी है वो मेरे बच्चे ही, और किसी से मुझे क्या लेना देना। मैं अगर इनको इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा जीवन तो ऐसे ही सफल हो जाएगा। लेकिन आज बेचारे अकेले पड़ गए थे। और मित्रों, ये कहानी जो है ना वो घर घर की कहानी है। तो इसी तरह से जीवन ऐसे जीना चाहिए कि सबके साथ मिलजुल के, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन साथ साथ ही अपने परलोक के बारे में भी सोचना चाहिए। और जीवन में सब संबंध निभाते हुए भी अपने आप को उतना ही एकाकी समझना चाहिए कि जैसे कि कमल का पत्ता जब पानी के साथ रहते हुए भी वो पानी से बिल्कुल अलग रहता है। तो इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक कहा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो श्लोक इस प्रकार है, जन्म मृत्युर्नियत्येको भुनक्त्येका शुभाशुभम नरकेषु पतत्येकः एको यति पराम गतिम। इसका अर्थ है
व्यक्ति संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला ही शुभ अशुभ कर्मों का भोग करता है, अकेला ही नरक में पड़ता है तथा अकेला ही परम गति को भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये जो श्लोक है ये हर व्यक्ति से संबंधित है। इस संसार में हर आदमी पैदा हुआ तब भी अकेला था, जीवन जीते हुए भी अकेला ही रहता है, मृत्यु के समय भी अकेला ही रहता है और परलोक भी अकेला ही जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए भी अपने आप को इस तरीके से अनुशासित तरीके से जीवन जीना चाहिए और हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, आध्यात्म की शरण में रहना चाहिए। हमेशा यह समझने की कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी को जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई भी कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं है और जो सारे रिश्ते नाते हैं वो सब यहीं पे छूट जाने वाला है। इसीलिए कर्तव्य कर्म पर ही केवल विश्वास करने में भलाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।